देखें जी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का। तो देखें बारी बारी इन तमाम प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। स्टार्ट लेते हैं इलास्टिसिटी से, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। देखें क्या थी इलास्टिसिटी। किसी भी मटेरियल की इलास्टिसिटी को हमने कैसे डिफाइन किया था। हमें पता है कि जब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर, तो स्ट्रेस अप्लाई करने से मटेरियल डीफॉर्म हो जाता है। अब स्ट्रेस अप्लाई किया हुआ है, मटेरियल इस वक्त डीफॉर्म्ड हुआ हुआ है। अब देखें जरा इलास्टिसिटी को मैं डिफाइन कर रहा हूं। स्ट्रेस के रिमूवल के बाद अगर मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की सलाहियत रखता है, तो हम कहते हैं कि वो मटेरियल इलास्टिक मटेरियल है। ठीक हो गया। तो फिर इलास्टिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्ट्रेस। आगे समझ बात की। ये आपके सामने मैंने लिख रखा है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ स्ट्रेस। ठीक हो गया। अच्छा देखें फिर मजीद, स्ट्रेस रिमूव होने के बाद अगर वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें जो चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, जो डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है, वो टेम्परेरी डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं ना, कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू डीफॉर्म टेम्परेरीली, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डीफॉर्म टेम्परेरीली। ठीक होगा। फिर एक और चीज यहां से सामने आई कि अगर उसमें टेम्परेरी डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है, अगर स्ट्रेस के रिमूवल के बाद वो ओरिजिनल शेप को रीगेन कर रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो अपने अंदर प्रोड्यूस होने वाली डीफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रहा है। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल टुवर्ड्स परमानेंट डीफॉर्मेशन। अपने अंदर प्रोड्यूस होने वाली जो डीफॉर्मेशन है, ये उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है अपनी जिस प्रॉपर्टी की वजह से, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक होगा। अब इलास्टिसिटी के एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी क्या है, इन सारी डेफिनेशंस को इन्वर्ट कर दें। तो देखें जरा, इलास्टिसिटी क्या थी कि स्ट्रेस के रिमूवल के बाद अगर वो अपनी ओरिजिनल शेप को मटेरियल रीगेन करता है, तो हम कहते हैं उसमें इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। प्लास्टिसिटी क्या होगी कि स्ट्रेस के रिमूवल के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन ना करे, दैट विल बी प्लास्टिसिटी। ठीक हो गया। फिर हमने इलास्टिसिटी को कैसे डिफाइन किया था, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डीफॉर्म टेम्परेरीली। तो प्लास्टिसिटी क्या होगा, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डीफॉर्म परमानेंटली। आगे समझ बात की। फिर हमने तीसरी डेफिनेशन कैसे लिखी थी इलास्टिसिटी की, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल टू परमानेंट डीफॉर्मेशन। प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी है इट इज द फेवर ऑफ द मटेरियल टुवर्ड्स परमानेंट डीफॉर्मेशन। आगे समझ बात की। तो मटेरियल अगर टेम्परेरीली डीफॉर्म होता है तो हम कहते हैं इलास्टिक मटेरियल है, और मटेरियल अगर परमानेंटली डीफॉर्म होता है तो हम कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल है। जी यहां तक कोई मसला, वही पुराने कॉन्सेप्ट्स उनको हमने कंपेयर किया, यहां तक कोई मसला। फिर मैं आगे चलता हूं। यस यहां तक क्लियर है। जवाब दे दिया करें ना, कोई मसला है तो पूछ लें। हाँ जी चलूँ आगे। यस सर। अच्छा यस सर। ओके। अच्छा अब जरा मजीद देखें फिर। अब डक्टिलिटी को हम डिफाइन करते हैं। डक्टाइल मटेरियल्स कौन से होते हैं। देखें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने की थी ना, हमने कहा था कि, और वो कर्व हमने जो ड्रॉ की थी वो डक्टाइल मटेरियल्स के लिए ड्रॉ की थी। वहां पे हमने क्या कहा था कि इलास्टिक लिमिट क्रॉस होने के बाद जब हम फर्दर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो मटेरियल में फौरन से ब्रेकिंग स्टार्ट नहीं होती, बल्कि ब्रेकिंग से पहले मटेरियल में परमानेंट डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। तो अगर मटेरियल में परमानेंट डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये मटेरियल डक्टाइल मटेरियल है। और अगर मटेरियल में परमानेंट डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस ना हो, बल्कि इलास्टिक लिमिट के बाद मटेरियल टूटना शुरू हो जाए, उसमें फ्रैक्चर आना शुरू हो जाए, तो हम कहते थे वो मटेरियल डक्टाइल मटेरियल है। समझ आ गई बात की। सॉरी, वो मटेरियल ब्रिटल मटेरियल है। अगर इलास्टिक लिमिट के बाद परमानेंट डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है तो मटेरियल डक्टाइल मटेरियल है, और अगर इलास्टिक लिमिट के बाद परमानेंट डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, बल्कि ब्रेकिंग स्टार्ट हो रही है, तो ऐसा मटेरियल ब्रिटल मटेरियल है। यही इन दोनों को मैंने डिफाइन कर रखा है। तो व्हाट इज डक्टिलिटी, डक्टिलिटी इज एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डीफॉर्म परमानेंटली बिफोर क्रैक अपीयर्स। क्रैक के अपीयर होने से पहले पहले अगर मटेरियल में परमानेंट डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो ऐसा मटेरियल जो है उसको हम कहते हैं कि वो मटेरियल जो है वो डक्टाइल मटेरियल है। आगे समझ बात की।
तो अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है तो मटेरियल डक्टाइल मटेरियल है, परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, डायरेक्ट अगर ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है तो मटेरियल ब्रिटल मटेरियल है। अब जरा देखें मैंने डक्टिलिटी को कैसे डिफाइन कर दिया, मैंने कह दिया इट इज एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू डीफॉर्म परमानेंटली, क्रैक अपीयर होने से पहले पहले, बिफोर क्रैक अपीयर्स। तो अब यहां से क्या ये दोनों एक चीजें नहीं होगी, प्लास्टिसिटी और डक्टिलिटी क्या ये सेम नहीं होंगी? देखने में तो ऐसा लगता है ये दोनों सेम हो गई हैं, एक जैसी डेफिनेशन है, तो फिर इनमें फर्क क्या है? फर्क इनमें बहुत मामूली सा। देखिएगा जरा, अभी जो डेफिनेशन लिखी है मैंने थोड़ी सी गलत डेफिनेशन लिखी है, बास जगहों पे, बास टेक्स्ट बुक्स में, इवन के गूगल पे भी आपको ये डेफिनेशन मिलेगी। ये डेफिनेशन मैंने गलत डेफिनेशन लिखी है, अब मैं सही डेफिनेशन लिखने वाला हूँ। ये गलत मैंने लिखी इसीलिए ताकि आपको पता चले, ताकि फर्क पता चले। अगर मैं डायरेक्टली सही लिख देता तो फिर गलत डेफिनेशन आ जाती, आप लोगों ने उसको मिक्सअप कर देना था। अभी जरा देखिएगा, मैं इसको जो है ना साफ करके सही डेफिनेशन लिखता हूँ, बहुत मामूली सा फर्क है। प्लास्टिसिटी के एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डीफॉर्म परमानेंटली, डक्टिलिटी के, डक्टिलिटी है इट इज, ये मैं मिटा के लिखता हूं, डक्टिलिटी इज measure of plastic deformation, it is the measure of plastic deformation, it is the measure of plastic deformation before crack appears, क्रैक के अपीयर होने से पहले कितनी ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है, ये डक्टिलिटी है। अगर क्रैक अपीयर होने से पहले ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अपीयर हो रही है, ज्यादा परमानेंट डिफॉर्मेशन अपीयर हो रही है, तो उस मटेरियल की डक्टिलिटी भी ज्यादा है। और अगर क्रैक के अपीयर होने से पहले कम परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है, कम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो हम कहेंगे कि उस मटेरियल की डक्टिलिटी भी कम है। तो डक्टिलिटी क्या है? बेसिकली डक्टिलिटी जो है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की मेजरमेंट है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की अमाउंट है। ज्यादा अमाउंट में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई, डक्टिलिटी ज्यादा है। कम अमाउंट में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई, डक्टिलिटी कम है। आगे समझ बात की? और अगर डक्टिलिटी कम है तो इसका मतलब है ब्रिटलनेस ज्यादा है। अगर कम अमाउंट में ब्रिटलनेस क्या थी? ब्रिटलनेस यही थी ना कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ना हो, इलास्टिक लिमिट के बाद डायरेक्ट ब्रेकिंग पॉइंट आ जाए, कोई बीच में जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस ना हो, कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस ना हो, उसको हमने ब्रिटलनेस कहा था। तो अगर कम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है तो फिर ब्रिटलनेस ज्यादा है। अगर ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है तो डक्टिलिटी ज्यादा है। आगे समझ बात की? बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट चीजें हैं, डक्टिलिटी ब्रिटलनेस। ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई तो डक्टिलिटी ज्यादा है, कम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई तो ब्रिटलनेस ज्यादा है। तो देखें ब्रिटलनेस को भी मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया कि मटेरियल्स हैविंग लिटल और नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, दोज आर कॉल्ड बिफोर क्रैक अपीयर्स, दोज आर कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल्स। तो ये क्या करते हैं? दे फ्रैक्चर आफ्टर द इलास्टिक लिमिट। वही सारी बातें बता चुका हूं जो पहले, कि इलास्टिक लिमिट के फौरन बाद ये फ्रैक्चर करने शुरू हो जाते हैं। इनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या तो होती ही नहीं है या बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है। तो मटेरियल्स हैविंग वेरी लिटिल और नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर क्रैक अपीयर्स आर कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल्स। यस, यहां तक मुझे बताएं कोई मसला? देखें हार्डनेस क्या है, देखें सिंपल सी बात है, डंट, डेंट, मेरा ख्याल इसका मतलब तो आपको पता होगा, DENT, डेंट। वही वो जो गाड़ी लगती है कहीं पे जाके, तो गाड़ी जो है वो अंदर की तरफ प्रेस हो जाती है, उसकी जो बॉडी होती है वो अंदर की तरफ प्रेस हो जाती है। तो अंदर की तरफ प्रेस होना, उसको हम कहते हैं डंट पड़ गई गाड़ी में, वो दोज आर कॉल्ड डेंट्स। ठीक हो गया? अच्छा आप जरा देखें, डेंट क्लियर हो गया। अब डेंट की टर्म में हम हार्डनेस को डिफाइन करेंगे। वो मटेरियल्स हार्ड मटेरियल्स कहलाएंगे कि अगर उनमें इतनी आसानी से डेंट अपीयर ना हो या स्क्रैच अपीयर ना हो। स्क्रैच पड़ जाते हैं ना किसी ब्लेड वगैरह से, जब हम लाइन लगाते हैं किसी मटेरियल के ऊपर तो उसके ऊपर स्क्रैच जो पड़ जाते हैं। तो अगर डेंट या स्क्रैच किसी मटेरियल में इतनी आसानी से अपीयर ना हो तो दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। और अगर डेंट या स्क्रैच आसानी से अपीयर हो जाए तो दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स। ठीक हो गया? अब जरा देखिएगा, ये जो डेंट पड़ता है किसी भी मटेरियल में, जो डेंट पड़ता है, क्या ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होती? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को डेंट कहते हैं ना। तो फिर इसका मतलब है हार्डनेस को हम ऐसे भी तो डिफाइन कर सकते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की टर्म में।
कि अगर मटेरियल आसानी से प्लास्टिकली डीफॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब है मटेरियल की हार्डनेस कम है, और अगर मटेरियल आसानी से प्लास्टिकली डीफॉर्म नहीं हो रहा, मटेरियल अगर आसानी से परमानेंटली डीफॉर्म नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं कि मटेरियल की हार्डनेस ज्यादा है, ज्यादा हार्ड मटेरियल है। तो इसलिए प्लास्टिक डीफॉर्मेशन के टर्म में ये आपके सामने मैंने डिफाइन कर रखा है कि इट इज मेजर ऑफ द मटेरियल्स रेजिस्टेंस टू प्लास्टिक डीफॉर्मेशन, कि प्लास्टिक डीफॉर्मेशन के खिलाफ अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो मटेरियल हार्ड है, प्लास्टिक डीफॉर्मेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस कम है तो मटेरियल की हार्डनेस कम है, यानी मटेरियल सॉफ्ट है। समझ आ गई बात की? तो ये तो होगी हार्डनेस। मटेरियल अगर आसानी से प्लास्टिकली डीफॉर्म हो रहा है तो कम हार्डनेस, और मटेरियल अगर मुश्किल से प्लास्टिकली डीफॉर्म हो रहा है, प्लास्टिक डीफॉर्मेशन के खिलाफ मटेरियल की रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो मटेरियल हार्ड है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो डायमंड है दैट इज द मोस्ट हार्ड मटेरियल, क्योंकि वो इतनी आसानी से प्लास्टिकली डीफॉर्म नहीं होता। इतनी आसानी से डायमंड में डेंट नहीं डाला जा सकता, जितनी मर्जी उस पर हैमरिंग कर लें, डायमंड पे डेंट नहीं डलता। चला, डायमंड तो बहुत बहुत एक्सपेंसिव है ना, डायमंड पे हम इस तरह का एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते। ज़ाहिर है होगा तो एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, सीधी सी बात है। सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, स्टोन, पत्थर। अब आप लोगों से मेरा सवाल है, मुझे बताएं कि स्टोन, ये आम इधर शहरों के स्टोन्स को छोड़ें, पहाड़ी इलाकों के जो स्टोन है, बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं, वो सही स्टोन होते हैं। अब मुझे बताएं कि उस स्टोन पे डेंट डालना ज्यादा आसान है या आयरन पे डेंट डालना आसान है? जी, प्लास्टिकली परमानेंटली डीफॉर्म करना किसको ज्यादा आसान है? आयरन को प्लास्टिकली डीफॉर्म करना आसान है या पत्थर को प्लास्टिकली डीफॉर्म करना आसान है? बताएं जरा मुझे। आयरन को। हाँ जी, आयरन को प्लास्टिकली डीफॉर्म करना आसान है। आयरन पे हैमरिंग करें ना, जरा हथौड़ी मारें आयरन पे, तो आयरन में डंट पड़ने शुरू हो जाएंगे, स्क्रैचेस अपीयर होने शुरू हो जाएंगे आयरन में। लेकिन पत्थर में तो इतना आसान नहीं है। पत्थर पे अगर हैमरिंग करेंगे तो पत्थर टूट जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन पत्थर जो है वो डीफॉर्म नहीं होगा प्लास्टिकली। तो इसका मतलब है पत्थर को प्लास्टिकली डीफॉर्म करना ज्यादा मुश्किल काम है। दैट्स व्हाई स्टोन इज मोर हार्ड देन आयरन। यही चीज मैंने लिख रखी है यहाँ पे कि स्टोन इज मोर हार्ड देन मेटल्स। स्टोन जो है वो मेटल से ज्यादा हार्ड है। आगे समझ बात की? क्लियर हो गया ना कि हार्डनेस किसे कहते हैं? यस, एनी प्रॉब्लम? जी, कोई मसला यहां तक? नो सर। ओके, अब जरा देखिएगा, हार्डनेस की डेफिनेशन और ब्रिटलनेस की डेफिनेशन, ये तो सेम चीजें नहीं होगी। ब्रिटलनेस क्या थी? ब्रिटलनेस ये थी कि मटेरियल अपने अंदर प्रोड्यूस होने वाली अपने अंदर प्लास्टिक डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होने देता। मटेरियल अपने अंदर प्लास्टिक डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होने देता, परमानेंट डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होने देता, बल्कि इलास्टिक लिमिट के फौरन बाद वो क्या करना शुरू हो जाता है? फ्रैक्चर करना शुरू हो जाता है। ये थी ब्रिटलनेस। तो हार्डनेस क्या है? वो भी तो यही है, उसमें भी तो यही हम कह रहे हैं कि मटेरियल अपने अंदर जो है वो प्लास्टिक डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होने दे रहा, बल्कि प्लास्टिक डीफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है। तो क्या ये दोनों चीजें सेम नहीं होगी, हार्डनेस और ब्रिटलनेस? तो सेम चीजें नहीं है, बिल्कुल सेम वही फर्क है कि जो जो प्लास्टिसिटी और डक्टिलिटी में था। जैसे डक्टिलिटी क्या थी? डक्टिलिटी थी मेजरमेंट ऑफ प्लास्टिसिटी। अगर ज्यादा प्लास्टिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो डक्टिलिटी ज्यादा है, कम प्लास्टिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो डक्टिलिटी कम है। बिल्कुल सेम रिलेशन ब्रिटलनेस और हार्डनेस में भी है कि हार्डनेस इज द मेजरमेंट ऑफ ब्रिटलनेस। जैसे डक्टिलिटी थी मेजरमेंट ऑफ प्लास्टिसिटी, ऐसी हार्डनेस होगी मेजरमेंट ऑफ ब्रिटलनेस। तो ये चीज मैं यहां पे लिख देता हूं नीचे कि इट इज हार्डनेस इज measure of ब्रिटलनेस, कि किसी मटेरियल में अगर ब्रिटलनेस ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें हार्डनेस ज्यादा है, ब्रिटलनेस कम है तो हार्डनेस कम है। बिल्कुल इसकी तरह। क्लियर हुआ? फर्क पता चल गया ना? अब जरा देखें टफनेस क्या होती है। टफनेस, जब क्रैक अपीयर हो गया किसी मटेरियल में, मटेरियल पे हम स्ट्रेस अप्लाई करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, यहां तक के क्रैक अपीयर हो चुका है। तो मटेरियल में क्रैक अपीयर हो जाने के बाद, क्रैक अपीयर हो जाने के बाद
अगर मटेरियल को फ्रैक्चर करवाना आसान है तो उसकी टफनेस कम है, और अगर क्रैक अपीयर होने के बाद भी वो मटेरियल इतनी आसानी से फ्रैक्चर की तरफ नहीं जा रहा, तो इसका मतलब उसकी टफनेस बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल ये कि मेटल्स जो होती हैं, मेटल्स में जब क्रैक अपीयर हो भी जाता है तो क्या मेटल्स को तोड़ना आसान होता है? उनके पीसीस करने आसान होते हैं? उनको फ्रैक्चर की तरफ ले जाना आसान होता है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्रैक अपीयर हो भी गया तब भी मेटल इतनी आसानी से फ्रैक्चर की तरफ नहीं जा रही, तो इसका मतलब है कि मेटल्स की टफनेस बहुत ज्यादा है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर स्टोन को देखें, तो स्टोन के केस में एक दफा फ्रैक्चर अपीयर हो गया, अब क्या है, एक थोड़ी मारी स्टोन टूट के वो गया, 2 टुकड़े हो गया। यानी क्रैक के अपीयर होने के बाद स्टोन फौरन से टूट जाता है, लेकिन क्रैक अपीयर होने के बाद मेटल इतनी आसानी से नहीं टूटती। तो इसका मतलब है कि मेटल्स की टफनेस स्टोन से ज्यादा है। मेटल्स आर मोर टफ देन स्टोन्स। हार्डनेस की बात की थी तो स्टोन की हार्डनेस ज्यादा थी, टफनेस की बात कर रहे हैं तो मेटल्स की टफनेस ज्यादा है। आई समझ? तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ऑपोजिट चीजें, ऑपोजिट नहीं है। ऑपोजिट नहीं है। कोई मटेरियल हार्ड होने के बावजूद टफ भी हो सकता है, टफ होने के बावजूद हार्ड भी हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ जरूर है लेकिन ऑपोजिट नहीं है एक दूसरे के। ऑपोजिट में आप समझ लीजिएगा। समझ आ गया ना? फर्क समझ आ गया? तो देख लें, टफनेस को मैंने डिफाइन किया हुआ है कि इट इज मेजर ऑफ द मटेरियल्स रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर व्हेन क्रैक इज प्रेजेंट। क्रैक अपीयर हो गया तो क्रैक के अपीयर हो जाने के बाद अगर मटेरियल को तोड़ना अभी भी स्टिल ज्यादा मुश्किल है, तो हम कहेंगे मटेरियल बहुत ज्यादा टफ मटेरियल है। ठीक हो गया? दूसरी डेफिनेशन भी देख लें कि इट इज एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डीफॉर्म प्लास्टिकली एट द फ्रैक्चर। यहाँ पे वजह बताई हुई है कि क्रैक अपीयर हो, मेटल्स जो हैं, मेटल्स क्रैक अपीयर होने के बावजूद मेटल इतनी आसानी से क्यों नहीं टूटती? क्रैक अपीयर होने के बावजूद वो इतनी आसानी से क्यों फ्रैक्चर की तरफ नहीं जाती? तो वजह उसकी ये है कि मेटल्स में क्रैक अपीयर होने के बाद जब फर्दर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो उस स्ट्रेस की वजह से मेटल्स में परमानेंट डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही होती है, मेटल्स की डक्टिलिटी की वजह से, क्योंकि मेटल्स बहुत ज्यादा डक्टाइल है। ठीक है? तो मेटल्स की डक्टिलिटी की वजह से जब स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो मेटल में परमानेंट डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है, इवन जब क्रैक उस पर मौजूद है भी। तो क्रैक की मौजूदगी में भी जब स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो मेटल इतनी आसानी से डीफॉर्मेशन की तरफ, मेटल इतनी आसानी से फ्रैक्चर की तरफ नहीं जा रही, क्योंकि उसमें परमानेंट डीफॉर्मेशन, प्लास्टिक डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो यही दूसरी डेफिनेशन टफनेस की मैंने लिखी है कि इट इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डीफॉर्म प्लास्टिकली एट फ्रैक्चर। कि मटेरियल टूट भी रहे लेकिन साथ ही साथ परमानेंट डीफॉर्मेशन भी प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इतनी आसानी से वो फ्रैक्चर की तरफ नहीं जा रहा। तो ये होती है टफनेस। यस, कोई मसला यहां तक? फर्क पता चल गया ना टफनेस और हार्डनेस में? सवाल आप लोगों से मेरा ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डक्टिलिटी एंड टफनेस? टफनेस और डक्टिलिटी में क्या फर्क है? डक्टिलिटी क्या है? मेजर ऑफ प्लास्टिक डीफॉर्मेशन बिफोर क्रैक अपीयर्स। टफनेस क्या है? इट इज द मेजर ऑफ मटेरियल रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर। यानी बात तो एक ही है, देखने में तो सेम थिंग्स लगती हैं दोनों। ये दूसरी डेफिनेशन देख लेना टफनेस की। पहली वाली डेफिनेशन से तो आपको ऐसा लगेगा कि डक्टिलिटी और टफनेस मुख्तलिफ चीजें। दूसरी डेफिनेशन देखें, इट इज एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डीफॉर्म प्लास्टिकली। ये क्या है? ये भी तो वही है, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डीफॉर्म प्लास्टिकली। मेजर ऑफ प्लास्टिक डीफॉर्मेशन, मेजर ऑफ प्लास्टिक डीफॉर्मेशन, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डीफॉर्म प्लास्टिकली, एक चीज नहीं होगी। तो फिर क्या फर्क हुआ डक्टिलिटी और टफनेस में? जी बताइए जरा। देखें टफनेस और डक्टिलिटी में क्या फर्क है। डक्टिलिटी क्या है? गौर से डेफिनेशन को पढ़ें। मेजर ऑफ द प्लास्टिक डीफॉर्मेशन बिफोर क्रैक अपीयर्स। क्रैक के अपीयर होने से पहले पहले मटेरियल में जो परमानेंट डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज डक्टिलिटी। टफनेस क्या है? टफनेस है क्रैक की मौजूदगी में, व्हेन क्रैक इज प्रेजेंट, क्रैक की मौजूदगी में जो डीफॉर्मेशन, परमानेंट डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड टफनेस। तो टफनेस है क्रैक की मौजूदगी में प्रोड्यूस होने वाली परमानेंट डीफॉर्मेशन। डक्टिलिटी है कि क्रैक के अपीयर होने से पहले प्रोड्यूस होने वाली परमानेंट डीफॉर्मेशन। आगे ना समझ बात की? तो यह फर्क है डक्टिलिटी और टफनेस में। जी अब मुझे बताएं कोई मसला। देखें एक चीज मैं यहां पे रिपीट कर दूं, इलास्टिसिटी के केस में हमने देखा था ना कि स्टील की इलास्टिसिटी रबर से ज्यादा है। हालांकि मैंने मैथमेटिकल प्रूफ भी इसका दिया था, डेफिनेशन बेस्ड प्रूफ भी दिया था, बट स्टिल आप लोगों के माइंड्स में, मुझे पता है आप लोगों के माइंड्स में अभी तक है कि प्लास्टिक की
इलास्टिसिटी रबर से ज्यादा किस तरह है? प्लास्टिक तो सॉरी रबर जो है, स्टील की इलास्टिसिटी रबर से ज्यादा किस तरह है? ये आपके माइंड्स में अभी भी है, प्रूफ मैंने दिया था बट स्टिल आपके माइंड्स में, आप लोगों के माइंड में यकीनन ये आ रहा है कि रबर जो है वो ज्यादा आसानी से स्ट्रेच हो जाती है। तो जब रबर ज्यादा आसानी से स्ट्रेच हो रही है तो रबर की इलास्टिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, स्टील की किधर से ज्यादा आ गई? ये अपनी मिसकॉन्सेप्शन यहीं पे खत्म कर लें। अब जरा गौर से देखिएगा एक दफा फिर, इलास्टिसिटी है क्या? क्या इलास्टिसिटी की डेफिनेशन में हमने ये कहा है कि कौन ज्यादा आसानी से स्ट्रेच हो रहा है? स्ट्रेचनेस, हाँ जी, हमने ये तो कहा ही नहीं है कि जो ज्यादा आसानी से स्ट्रेच हो रहा है वो ज्यादा इलास्टिक है। नो, हमने ये कहा है कि स्ट्रेस रिमूव करने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप कौन ज्यादा जल्दी रीगेन कर रहा है, वो ज्यादा इलास्टिक है। तो ये जो इलास्टिसिटी की जो डेफिनेशन है, ये स्ट्रेस के अप्लाई होने से पहले की बात नहीं हो रही, ये स्ट्रेस के रिमूव होने के बाद की बात हो रही है। आगे समझ बात की? वो जो आप लोगों के माइंड में जो चीज चल रही है वो स्टिफनेस होती है। वो स्टिफनेस के देखिएगा जरा, ये नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, 2 डेफिनेशन मजीद रहेगी आपकी बुक में जो मौजूद हैं। अब इनको कर लेते हैं, देखें ये नहीं जी, स्टिफनेस है वो चीज। स्टिफनेस क्या है कि इट इज एबिलिटी, देखें अब बिल्कुल क्लियर है कि रबर को स्ट्रेच कर, अब ये स्टिफनेस जो है ये स्ट्रेस के अपला जो है स्ट्रेस के रिमूव होने से पहले की बातें हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब हम स्ट्रेच करना शुरू करते हैं रबर को और लाइक स्टील को, रबर और स्टील दोनों को स्ट्रेच करें तो कौन ज्यादा आसानी से स्ट्रेच होगा, रबर या स्टील? रबर ज्यादा आसानी से स्ट्रेच होगी। तो जब रबर ज्यादा आसानी से स्ट्रेच हो रही है तो इसका मतलब है रबर की स्टिफनेस कम है, रबर कम स्टिफ है। स्टील इतनी आसानी से स्ट्रेच नहीं हो रही तो इसका मतलब है स्टील की स्टिफनेस ज्यादा है। ठीक हो गया? तो स्टिफनेस भी खैर स्टील की ही ज्यादा है, स्टिफनेस भी स्टील की ज्यादा है, इलास्टिसिटी भी स्टील की ज्यादा है। ठीक हो गया? अब स्टिफनेस के ऑपोजिट कोई प्रॉपर्टी इस तरह की मैंने पढ़ी नहीं है जिसको डिफाइन किया गया हो। अगर स्टिफनेस के ऑपोजिट अगर कोई प्रॉपर्टी है, सपोज कर लें उस प्रॉपर्टी का नाम मैं रख देता हूं ए प्रॉपर्टी, तो अगर स्टील की स्टिफनेस ज्यादा है, रबर की स्टिफनेस कम है, तो वो प्रॉपर्टी ए जो है वो रबर की ज्यादा होगी। ठीक हो गया? स्टिफनेस के ऑपोजिट जो भी प्रॉपर्टी बन रही है, जो भी स्टिफनेस का रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी बन रही है, वो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी रबर की ज्यादा होगी, क्योंकि रबर ज्यादा आसानी से स्ट्रेच हो जाती है। तो स्टिफनेस जो है ये स्ट्रेस के रिमूवल से पहले की बात है। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट इलास्टिक डीफॉर्मेशन, के इलास्टिक डीफॉर्मेशन को, इलास्टिक, अब प्लास्टिक की बात नहीं हो रही, अब इलास्टिक की हो रही है, टेम्परेरी डीफॉर्मेशन की बात हो रही है। तो कौन टेम्परेरी डीफॉर्मेशन को ज्यादा रेजिस्ट करता है? जो टेम्परेरी डीफॉर्मेशन को ज्यादा रेजिस्ट करता है वही ज्यादा स्टिफ है। अब क्योंकि स्टील टेम्परेरी डीफॉर्मेशन को ज्यादा रेजिस्ट करती है, सो स्टील जो है वो ज्यादा स्टिफ है। समझ आ गई बात की? क्लियर हुआ? यस यस सर। ओके। अभी देखें इसको, स्ट्रेंथ, किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या होती है, ये आखिरी प्रॉपर्टी है हमारी। स्ट्रेंथ क्या होती है? देखें हमने अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पढ़ा था अपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, जो बिल्कुल उस जो हमारी जो कर्व थी उस कर्व का जो पीक पॉइंट था, पॉइंट सी, उस सी के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू बन रही थी, पॉइंट सी के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू बन रही थी, दैट वाज कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्योंकि स्ट्रेस की उस वैल्यू पे मटेरियल जो है वो विदस्टैंड कर सकता था विदाउट ब्रेकिंग। जैसे ही सी से हम जो है आगे जाते थे तो अब मटेरियल जो है वो फर्दर विदस्टैंड नहीं कर सकता था। अब मटेरियल फर्दर उस स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसे मजीद टॉलरेट नहीं कर सकता था। तो नतीजा क्या होता था? मटेरियल में फ्रैक्चर आने स्टार्ट हो जाते थे, क्रैक्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते थे। तो सी वो पॉइंट था कि जिसके करस्पॉन्डिंग का जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम स्ट्रेस है कि जो मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है। तो उसी स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग ही हम मटेरियल की स्ट्रेंथ को भी डिफाइन करते हैं। अगर मटेरियल स्ट्रेस की थोड़ी वैल्यू पे, अगर मटेरियल के अंदर स्ट्रेस की थोड़ी वैल्यू पे ही क्रैक्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं तो मटेरियल की स्ट्रेंथ कम है। और अगर स्ट्रेस की ज्यादा वैल्यू भी वो बर्दाश्त कर सकता है और स्ट्रेस की ज्यादा वैल्यू के बावजूद मटेरियल में क्रैक्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा है। आई समझ बात की? तो यही आपके सामने है कि इट इज द Yes, sir. प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, अ मटेरियल हैज मोर स्ट्रेंथ इफ इट डजंट क्रैक एट लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की लार्ज वैल्यूज पे भी अगर वो इतनी आसानी से क्रैक नहीं करता तो इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। और स्ट्रेस की थोड़ी सी वैल्यू पे भी अगर वो क्रैक करना शुरू हो जाता है, उसमें क्रैक्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम है। समझ आ गई बात की? क्लियर हुआ?
यस। यस सर। अच्छा, अब एक सवाल का मुझे जवाब दें कि डक्टाइल मटेरियल्स जो है उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है या ब्रिटल की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? हाँ जी, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, डक्टाइल की या ब्रिटल की? ले लेना कोई डक्टाइल मटेरियल अपने खुद से इमेजिन कर लें, एक ब्रिटल मटेरियल इमेजिन कर लें। एक ब्रिटल मटेरियल ले लें, ग्लास, ग्लास, और एक डक्टाइल मटेरियल ले लें, कोई मेटल। हाँ जी, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा? डक्टाइल की। तो इसका मतलब है हमारे पास रूल बन गया कि डक्टाइल की स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा ही होगी। नो सर। तो फिर मुझे कोई ऐसी एग्जांपल दे दें कि जिसमें ब्रिटल की स्ट्रेंथ डक्टाइल से ज्यादा हो जाए। देखें, मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये मैंने एग्जांपल लिखी थी इसकी डक्टाइल मटेरियल की, प्लास्टिसीन। प्लास्टिसीन, ये प्लास्टिसीन वही है, वो बचपन में जिसके साथ खेलते नहीं थे, वो उसको मरोड़ मराड़ के कभी मुख्तलिफ उसकी शेप्स बनाते होते थे, ये वही प्लास्टिसीन है। अब ये प्लास्टिसीन जो है ये डक्टाइल मटेरियल है, क्या ख्याल है, इसको खींचना शुरू करें लंबी होती जाती है, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती जाती है, तो इसका मतलब ये डक्टाइल है। लेकिन इसी डक्टाइल मटेरियल को अगर मैं कंपेयर कर दूं, इसी को मैं कंपेयर करूं लाइक डायमंड के साथ, डायमंड ब्रिटल है, तो अब क्या ख्याल है, अब क्या ख्याल है किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है? यकीनन डायमंड की स्ट्रेंथ ज्यादा है प्लास्टिसीन से। प्लास्टिसीन में यस थोड़ी सर। सी फोर्स लगाएं टूट जाएगी, दो पीस हो जाएंगे, लेकिन डायमंड तो इतनी आसानी से नहीं होगा। तो अब डायमंड देखें ब्रिटल भी है, लेकिन साथ ही साथ उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। जबकि दूसरी तरफ ज्यादा मेटल, है। जबकि दूसरी तरफ मेटल्स डक्टाइल हैं और उनकी स्ट्रेंथ जो है उस ब्रिटल ग्लास से ज्यादा है। अभी देखें जरा, ये आपके सामने मैंने लिख लिख के रख दिया है। मैंने दो डक्टाइल मटेरियल्स लिए हैं, एक कॉपर है और एक प्लास्टिसीन, वही प्लास्टिसीन जिसको आपने डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट करना है। प्लास्टिसीन, कॉपर, ये दोनों डक्टाइल हैं, जबकि ग्लास और डायमंड दोनों के दोनों ब्रिटल हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई ये रूल नहीं है कि डक्टाइल की हमेशा स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कभी डक्टाइल की ज्यादा होगी, कभी ब्रिटल की ज्यादा होगी। अब जैसे मैं कंपेयर करवाता हूँ कॉपर को ग्लास के साथ, कॉपर डक्टाइल है, ग्लास ब्रिटल है, तो यहाँ पे देखें कॉपर की स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब है कि डक्टाइल की स्ट्रेंथ यहाँ पे ब्रिटल से ज्यादा है। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं डायमंड और प्लास्टिसीन को कंपेयर करवाता हूँ, तो अब डायमंड ब्रिटल है, प्लास्टिसीन डक्टाइल है। तो अब यहाँ पे देखें, अब ब्रिटल की स्ट्रेंथ जो है वो डक्टाइल से ज्यादा है। तो ये कोई रूल नहीं है कि हमेशा डक्टाइल की ज्यादा होगी, किसी की भी ज्यादा हो सकती है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया ना? यस सर।